उदाहरण देखते हैं बच्चों। स्वर, स्वर है छोटा, इसकी मात्रा कोई भी नहीं होती और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो किसी भी व्यंजन के साथ में उस मात्रा को हम दर्शाते नहीं हैं, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो हम उसको ज़रूर उसका उच्चारण करते हैं। जैसे गा व्यंजन है तो जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो गा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है साथ में मात्रा के रूप में। इसी तरीके से बड़ा की जो मात्रा होती है वो एक खड़ी रेखा होती है, खड़ी पाई होती है। छोटे की मात्रा बाईं तरफ से लगती है और बड़ी की मात्रा दाहिनी तरफ से लगती है। छोटों की मात्रा व्यंजन के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है, बड़ों की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे ही लगती है। ऋषि की मात्रा भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ए की मात्रा ऊपर एक लगाई जाती है। ए की मात्रा भी क्या होता है, जो व्यंजन वर्ण होता है उसके सर पे 2 मात्राएं लगाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो ओ की मात्रा होती है उसमें एक खड़ी पाई होती है और ऊपर एक मात्रा होती है। औ की मात्रा भी ऐसे ही होती है, नीचे एक खड़ी पाई होती है और ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। अब बच्चों अयोगवा के बारे में हम लोग जानते हैं। अंग और आहा को अयोगवा कहते हैं क्योंकि इन्हें ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में माना जाता है। इनका प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार की जो मात्रा अनुस्वार हम किसे कहते हैं, अंग की मात्रा को कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे दिखाने के लिए शिरोरेखा यानी उस वर्ण के ऊपर, उस व्यंजन वर्ण के ऊपर हम जो बिंदु लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंग की बिंदी कहते हैं। उसका चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे फंदा, कंधा, बंदर, मंदिर, घंटा आदि। अनुस्वार पंचम वर्ण पर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकले तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, गांव, कहाँ, हंसी, माद आदि, है ना। अनुनासिक भी कहते हैं और हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अब हम विसर्ग के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है। इसे आ के साथ जोड़कर आ की तरह ही लिखा जाता है। इसे अधिकतर शब्द के अंत में लगाया जाता है, जैसे अतः, फलता, नमा, प्रायः, क्रमशः आदि। बच्चों जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम इसे कहाँ लगाते हैं, व्यंजन वर्ण के बाद में यानी अंतिम में लगाते हैं, ठीक है। और जब इसका उच्चारण करते हैं यानी जब इसको बोलते हैं तो हम जब उसका उच्चारण करेंगे तो जब जहाँ पे ये लगता है उस जगह पे हमें हा सुनाई देगा। जैसे अतः, ता के बाद विसर्ग का प्रयोग किया गया है और जब हम उच्चारण करेंगे तो हम अतः, ता के बाद हा सुनाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया गया। लिखते समय हम वहाँ पे ता के बाद विसर्ग लगाते हैं। अब हम बच्चों व्यंजन के बारे में जानते हैं। ये स्वर युक्त होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। बेटा व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, ठीक है। व्यंजन के भेद निम्नलिखित है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती, यानी जीभ जो है हमारी वो मुंह के अलग अलग भागों को छूती है ना, वे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये का से लेकर मा तक संख्या में 25 होते हैं। जैसे इनमें 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग यानी का ख ग घ ङ, चा वर्ग यानी चा छ ज झ इया, टा वर्ग यानी ट ठ ड ण और ता वर्ग ता थ द ध ना, पा वर्ग यानी पा फा बा भा मा। इनमें विभाजित किया गया है इसको। और कितने होते हैं, पूरे 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन आपके। अब हम अंत्यस्थ व्यंजन की बात करते हैं। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है, अतः ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, या, रा, ला, वा। यानी अंतस्थ व्यंजन को बोलते समय यानी उनका उच्चारण करते समय जो हमारी सांस है वो बहुत कम देर के लिए रुकती है, ठीक है, बहुत कम देर के लिए रुकी जाती है और वो हम ऐसा बोलते हैं सिर्फ एक मात्रा का उसमें समय लगता है, या, रा, ला, वा, ठीक है। अब हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं। ऊष्म का अर्थ ही होता है गर्म, ठीक है, जिनके उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के बाद गर्म वायु निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म यानी गर्म वायु जब मुंह से निकले तो आप समझ जाइएगा कि ये ऊष्म व्यंजन है और इनकी संख्या 4 होती है। शा, शा,
सा, हा। अब हम संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। और ये कैसे बनते हैं? जो क्षत्रिय वाला छा है वो किसके योग से बनता है? वो का प्लस शा, है ना, का प्लस शा मिलकर के क्षत्रिय वाला छा बनता है। और जब क्षत्रिय वाला छा हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे छा, तो आ रहा है ना, तो इसीलिए हम शा के बाद का प्लस शा प्लस आ लिखेंगे, क्योंकि जब हम क्षत्रिय वाला छा बोलेंगे तो उसमें स्वर आएगा, क्योंकि व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए आ उसमें छोटा आ रहा है, इसलिए हम आ भी लिखेंगे। इसी तरीके से त्रा है, त्रा भी ता और रा के योग से बनता है। ता के नीचे हलन प्लस रा के नीचे हलन प्लस आ। जब हम त्रा बोलेंगे तो उसमें भी आ स्वर आ रहा है, इसलिए हम आ स्वर भी लिखेंगे। ज्ञा से ज्ञानी, जा और या के योग से बनता है, और जब हम ज्ञा लिखेंगे तो इसमें भी आ स्वर आ रहा है, इसलिए हम आ भी अंतिम में लिखेंगे। श्रा किसके योग से बनता है? शलजम वाले शा और रा के योग से श्रा बनता है। और जब हम श्रा बोलेंगे तो उसमें भी उच्चारण में हमारे आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो इसलिए हम आ भी अंतिम में ज़रूर लिखेंगे। अब बच्चों हम द्वितीय व्यंजन की बात करते हैं। द्वितीय व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे बच्चा, गन्ना, पल्ला आदि। देखिए, इसमें पहला जो वर्ण है वो बा है और दूसरा जो वर्ण है वो चा है। ठीक है, चा आधा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये स्वर रहित है, यानी इसमें कोई भी स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है आधे चा के साथ में। लेकिन जब हम पूरा चा लिखते हैं तो उसके साथ में जो पूरा चा है वो स्वर सहित है, यानी स्वर के साथ में। स्वर रहित का मतलब स्वर के बिना, और स्वर सहित का मतलब स्वर के साथ में। जो पूरा चा है उसमें स्वर आ रहा है, बड़े आ की मात्रा लगी है, तो वो क्या है? बड़ा आ क्या है? स्वर है हमारा। इसीलिए पहला जो उसका बा है, बा के बाद जो वर्ण है, व्यंजन है, उसमें क्या है? वो आधा है, इसलिए इसमें वो स्वर रहित है, यानी उसके साथ में स्वर नहीं है। और जब पूरा चा लिखा गया है तो उसके साथ में वो स्वर सहित है, क्योंकि उसके साथ में बड़े आ की मात्रा लगी है, इसलिए ये द्वितीय व्यंजन कहलाता है। अब हम संयुक्ताक्षर की बात करते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तो वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे भक्त, विद्या, रक्त आदि। अब हम बच्चों रा के विभिन्न रूपों को जानते हैं। रा अपने मूल रूप में राम, रस्सी, रवि आदि जैसे प्रयोग होता है। जैसा रा लिखा जाता है बिल्कुल वैसे ही हम उसका प्रयोग करते हैं। अब दूसरा हम खा देखते हैं। जब रा व्यंजन में छोटा ऊ, बड़ा ऊ स्वर जुड़ते हैं तो इनके रूप बदल जाते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे रुपया, जब रा में छोटे ऊ की मात्रा होगी तो हम रुपया कैसे लिखेंगे? रुपया में बड़े ऊ की मात्रा है, मान लीजिए। ठीक है, रुपया में बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन हम रा में जो बड़े ऊ की मात्रा है वो नीचे नहीं लगाएंगे, उसके बगल में लगाएंगे, यानी रा का रूप बदल गया, रुपया हो गया। इसी तरीके से रूप में भी हम यही करेंगे। ठीक है, रा में हम क्या करेंगे? जो उसकी मात्रा है वो उसके हम बगल में लगाएंगे, जिससे रा का रूप परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब रा व्यंजन जब स्वर रहित होता है तो यह अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जब क्या होता है? स्वर रहित, यानी स्वर के बिना होता है तो वो अगले व्यंजन के सर पे लगाया जाता है। जैसे धर्म, अब जो धा है वो स्वर रहित है और जो माँ है वो अगला व्यंजन है, तो माँ में हमने ऊपर रा लगा दिया। ऐसे धर्म है, मर्म है, गर्म है, नर्म है, कर्म है आदि, है ना। इसी तरीके से हम लग देते हैं। जब रा व्यंजन टा और डा से जुड़ता है तब नीचे इसका चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ड्रेस, अब ड्रेस में डा जो व्यंजन है उसके नीचे रा लगाया गया है तो ड्रेस हो गया। ट्रक के नीचे भी टा में नीचे रा लगा है। टा और डा के साथ हमेशा नीचे रा लगाया जाता है। ठीक है, जब रा व्यंजन टा और डा से जुड़ता है तब नीचे लगाया जाता है रा। ठीक, अब है जब रा व्यंजन का प्रयोग आधे व्यंजन का, मा, पा आदि के बाद होता है तो वो इस प्रकार लगता है। जैसे क्रम, अब क्रम में जो का है वो आधा का है, इसीलिए उसके नीचे
रा लगा दिया गया है तो वो क्रम हो गया। इसी तरीके से क्रय, नम्र, प्रतिभा आदि भी होगा। अब हम वर्ण विच्छेद की बात करते हैं। वर्ण विच्छेद आपने पहले भी पढ़ा है पाठ की शुरुआत में कि जब शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो इसके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे बतख, बतख क्या है? बा आपका व्यंजन है और बा हमेशा किसकी सहायता से बोलाता है? स्वर की सहायता से बोला जाएगा। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए बा के नीचे हलंत लग, क्योंकि बा आधा है ना, इसलिए उसके नीचे हलंत लगा है। प्लस छोटा यानी ब आ रहा है, प्लस ता के नीचे भी हलंत लगा है, प्लस छोटा क्योंकि ता को बोलने में भी स्वर आ रहा है ता, है ना, तो फिर प्लस फिर खा भी आधा है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा है, प्लस छोटा क्योंकि खा को बोलने में भी क्या आ रहा है बतख, है ना। इस तरीके से वर्ण विच्छेद किया जाता है।